नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका इस ख़ास प्रोग्राम में जहां बात होती है आपके हक़ की और कानून को जानने और समझने की। आज की इस पेशकश में हम जिस संगीन मसले पर गुफ्तगू करेंगे वो गरीबी और अमीरी नहीं देखता। नौजवानों के साथ साथ बच्चे भी उसका शिकार हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से ये मसला समाज के हर तबके को अपनी चपेट में ले रहा है, और वो है ड्रग स्मगलिंग और ड्रग एडिक्शन। आपने ज़रूर कहीं ना कहीं किसी को इसकी चपेट में आते हुए देखा होगा। सन 1985 में नशीली अद्वियात की खेती करने, उसका इस्तेमाल करने, उसे लाने ले जाने, उसे रखने, इस सब को कंट्रोल करने के लिए, इस पर पाबंदी लगाने के लिए कानून लाया गया, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंटिव एक्ट, जिसे मुख्तसरन हम NDPS के नाम से जानते हैं। ये कानून आज के मौजूदा दौर में कितना अहम हो जाता है। इसके वो प्रोविज़न्स जिसको जानना और समझना हम सबके लिए ज़रूरी है, और इसके साथ साथ हमारी अदालतों के वो अहम फ़ैसले जो इसको और ज़्यादा वाज़ेह कर देते हैं। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। अगर आपके मन में इससे मुताल्लिक़ कोई सवाल है तो आप हमें वो सवाल फ़ोन के ज़रिए पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113060। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hopdurdu@gmail.com। आज के इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ SPYM से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब डॉक्टर राजेश कुमार साहब मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आज की इस पेशकश में। और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब विक्रांत जी। आपका भी आज की इस पेशकश में हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। आपके अलावा हमारे साथ स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर राजेश कुमार जी से समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम ये नशावर अद्वियात की बात करते हैं, ड्रग्स एडिक्शन की बात करते हैं और इस कानून की बात करते हैं, तो ये कितना अहम और संगीन मुद्दा है आज के वक्त में हमारी पूरी सोसाइटी के लिए, हमारे भारतीय समाज के लिए। थैंक यू, मुझे मौका दिया फिर से आपके यहाँ आने के लिए। लास्ट जो भारत सरकार का जो सर्वे था 2018-19 का, उस सर्वे में लगभग 6 करोड़ लोग ऐसे थे जिनको इलाज की ज़रूरत 2018-19 में है। तो आप आज हम 2026 में हैं, तो कितना करीब 6-7 साल 8 साल के आसपास वो समय बीत गया, तो नंबर बढ़ा ही होगा, घटा नहीं होगा। ये 6 करोड़ जो थी ये सब ड्रग एडिक्शन का शिकार, ये जो जिनकी इलाज की ज़रूरत है। सी दो चीज़ें होती है, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूज़ करना। तो बहुत सारे लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं, मगर सारे डिपेंडेंट नहीं होते, सारे अल्कोहलिक नहीं होते हैं। तो ये जो डिपेंडेंट थे जिनको इलाज की ज़रूरत है, ये उनका आंकड़ा है, और ये भारत सरकार का आंकड़ा है, मेरा और आपका नहीं है। तो और ये जो आंकड़ा निकल कर आता है, ये बड़ा बहुत ही साइंटिफिक तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, एम्स ने और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने और उनके जितने भी पार्टनर एजेंसीज हैं, उन सब ने मिलकर इसको निकाला था। और ये भारत का पहला इतने बड़े पैमाने पे ये सर्वे हुआ था, और अगला जो नेक्स्ट सर्वे है ये 2026-27 में होने जा रहा है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि 6 करोड़ आबादी, बहुत सारे मुल्कों की आबादी 6 करोड़ नहीं है जितना हमारे यहाँ ड्रग यूज़र का जो डिपेंडेंट है उनका नंबर था। और जब मैं, आपका एक अच्छा सवाल था डिपेंडेंट क्या होता है, 3 शब्द समझने का प्रयास कीजिए। एक होता है यूज़, दूसरा होता है हार्मफुल यूज़, और तीसरा जिसको हम लोग एडिक्शन कहते हैं। तो जो लोग, बहुत सारे यंग बच्चे हैं जो अभी एक्सपेरिमेंट में शुरू किया, बट वो डिपेंडेंट नहीं है, और हम लोग डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, तो नंबर बहुत बड़ा है और ये नंबर बढ़ रहा है। दूसरा, जो एवरेज एज पहले जो हुआ करता था नशा शुरू करने का, इनिशिएट करने का, वो 20s में था या 18-19 में था। अब वो घट के 7 साल 8 साल 9 साल पे आ गया। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि एक यंग पॉपुलेशन, भारत चूँकि यंग पॉपुलेशन का कंट्री है, यूथ कंट्री है, यंग कंट्री है, तो यहाँ पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो वो फिर इस तरीके के जो डिपेंडेंसी है उसमें बढ़ेंगे, और डिमांड भी बढ़ रहा है। पहले जब 85 में जो कानून आया, उसमें हमारी संस्था SPYM का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा। हम लोगों ने करीब 5 लाख सिग्नेचर पूरे कंट्री भर से कलेक्ट कर, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उनको हम लोगों ने सबमिट किया, और हम लोगों ने काफ़ी उसमें में लॉबिंग की कि जो यंग पॉपुलेशन है उसको ड्रग से बचाया जाए। मगर हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया, कानून जब 15 नवंबर को नोटिफाई हो गया, और नोटिफाई होने के बाद हम बड़े खुश थे
कि सब सारा प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया, क्योंकि सप्लाई अब घट जाएगा और जो लोग, और ये हिंदुस्तान का आपको विक्रम जी बताएंगे कि इससे ज़्यादा कठिन और डिफ़िकल्ट कानून शायद कोई हो जी। और यहाँ पे जो पकड़ा जाता है उसकी जिम्मेवारी है उसको प्रूव करना कि मैंने ये गलत काम नहीं किया है। तो हम लोग बड़े खुश थे कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मगर जैसे जैसे दिन बीतता गया, समय लगा कि नहीं, ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो रही हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, पॉपुलेशन जो यंग पॉपुलेशन था वो इसका दुरुपयोग करने लग गया। और आज स्थिति बहुत ही गंभीर है, चैलेंजिंग है। इसको हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है, होम मिनिस्टर ने भी बार बार कहा है, और उन दोनों ने इसको अपने एजेंडा के टॉप 5 एजेंडा का एक पार्ट बनाया हुआ है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि मतलब सरकार के स्तर पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। समाज के लिए, समाज बिखर जाएगा। आप देखिए अमेरिका की हालत क्या है, उन्होंने, उनके लिए भी नंबर 1 चैलेंज है। अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट उनके लिए भी नंबर 1 चैलेंज है। एक सामाजिक मुद्दा तो अपनी जगह बहुत बड़ा, नहीं फेंटेनिल के कारण उन्होंने अभी उठाया भी है एक कंट्री के प्रेसिडेंट को। जी, हमने इस कानून को राजेश जी 1985 में हम लेकर के आए, और अब देखा जाए तो ये एक लंबा अरसा बीत चुका है। प्रॉब्लम यानी कि जो मसला है वो कितना गंभीर हुआ, और जिस तरीके से आपने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि पहले हम यूथ को माना करते थे कि इसका शिकार हो रहा है, और अब वो जो परेशानी है और वो जो आदत बन रही है वो बच्चों की तरफ आ रही है। तो ये कानून क्या अभी भी आप मानते हैं कि हमारा अभी कानून इसे और मज़ीद इसको बढ़ा करने की या इसको और अमेंड करने की ज़रूरत है, इसके अंदर और सख्ती बरती जाए, या किस तरह से हम अपने यूथ के साथ साथ अब बच्चों को सेव कर सकते हैं? मैं थोड़ा सा डिफ़र करूंगा। कानून बहुत बहुत मजबूत है, और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पंजाब में, ये पंजाब सरकार के प्रिजन डिपार्टमेंट का डेटा है, लगभग 47%, ये जुलाई का डेटा है, 47% लोग जो पंजाब के प्रिजन्स में जो बंद थे वो ड्रग रिलेटेड इश्यूज़ के कारण थे। आप पूरे के पूरे, आप सोचिए ना, 47%, ऑलमोस्ट आधा पॉपुलेशन जो प्रिजन में है वो ड्रग के कारण है। मगर क्या पंजाब में ड्रग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? क्या पंजाब में ड्रग का प्रॉब्लम रिड्यूस हुआ? क्या पंजाब में अधिक से अधिक लोग क्या ट्रीटमेंट में जाने लगे? ये एक डिबेट का इशू है। लगभग 1 लाख लोग, एवरेज जो NCBRB का जो डेटा है, लगभग 1 लाख लोग इस देश में ड्रग रिलेटेड इश्यूज़ के लिए अरेस्ट होते हैं, और कन्विक्शन कितना होता है? 30% के आसपास। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कानून नहीं होना चाहिए, कानून होना चाहिए, मगर कानून अकेला समस्या का समाधान नहीं है। और एक बड़ा मुद्दा ये है, और सर ने भी यही कहा, कि 2 सेक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला सेक्शन है सेक्शन 27। सेक्शन 27 क्रिमिनलाइज करता है ड्रग यूज़ को, और इसमें किस किस कैटेगरी पर या किस किस स्टेजेस पर क्रिमिनलाइज उनको किया गया है? क्योंकि अक्सर ये भी देखा गया है कि बच्चों का इस्तेमाल अब इसके अंदर होने लगा है जी, और वो सिर्फ लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या अनजाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं चाहूँगा उनको आप बताएं कि अगर कोई इसका इस्तेमाल नहीं भी कर रहा है, लेकिन वो लाने ले जाने के अंदर उसका यूज़ हो रहा है या उसके बच्चे को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर उसमें ऐसे मामलात में कानून क्या कहता है? देखिए, एडल्ट के लिए थोड़ा कानून डिफरेंट है, और जो माइनर है उनके लिए कानून थोड़ा डिफरेंट है, और विक्रम जी आपको ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। बट क्योंकि हमारी संस्था बच्चों के लिए भी ट्रीटमेंट सेंटर चला रही है, लड़कियों के लिए ट्रीटमेंट सेंटर चला रही है, एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा। जो सबसे घटिया स्मैक, या स्मैक जैसा, मतलब हीरोइन का एडल्ट्रेटेड नाम है स्मैक, जो सबसे घटिया वो 2 करोड़ रुपए केजी है। 2 करोड़ रुपए केजी का मतलब है जो 1 ग्राम है वो करीब 2000 रुपये का हो गया। 2000 रुपया एक बच्चा एक दिन में कहाँ से लाएगा? तो वो क्या करता है, पहले उसका फ्रेंड उसको ड्रग यूज़र बनाता है और 1/4 ग्राम से भी नीचे देता है। धीरे धीरे वो बच्चा डिपेंडेंट हो जाता है इस पर्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर, और वो फिर उसको बताया जाता है कि साहब वहाँ से आप जाके 4 ग्राम लेकर आ जाओ। फिर वो 4 ग्राम जो है वो 8 ग्राम में कन्वर्ट होता है। तो जितने भी जो पैडलर इन्वॉल्व हैं वो अधिकतर यूज़र हैं, और यूज़र को आप प्रिजन में अगर ले भी जाइएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है।
जैसे अभी मैक्सिको में एक कार्टेल को मारा गया, वो बहुत अच्छा स्टेप था। और वो जितने भी वैसे कार्टेल, चाहे वो इंडिया में हो इंडिया के बाहर हो, उनको जो सजा देना है हम आपके साथ हैं। मगर एक जो यूज़र है जो क्वार्टर ग्राम ले रहा है, या और वो भी क्वार्टर ग्राम हाईली एडल्ट्रेटेड है, तो जब टेस्ट कीजिएगा तो उसमें मतलब 0.01% मिलेगा उसकी जो प्योरिटी है। तो इन बच्चों को पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उनके लिए एक फ़न है, उनके लिए ज़िंदा रहने का एक ये नज़रिया है, और उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए वो क्राइम करते हैं। जो चेन स्नैचिंग आपने देखा, मोटरसाइकिल का टायर गायब हो जाना, पेट्रोल गायब हो जाना, स्टेपनी गायब हो जाना, वो अपने ड्रग को सपोर्ट करने के लिए करते हैं। तो अधिकतर बच्चे, उनको पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ। और अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारा जो ऐसा तबका जो सुबह दोपहर शाम सिर्फ अपने परिवार को चलाने के लिए बिजी है, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उनका बच्चा कब नशे के चक्कर में पड़ गया। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको समझने की ज़रूरत है। सेक्शन 27 उसको क्रिमिनलाइज करता है, और सेक्शन 64A कहता है कि साहब आप एक बार उसको इलाज के लिए जाओ। सेक्शन 27 NDPS एक्ट का वो आपको कोई मौका ही नहीं देता है। और बहुत सारे ऐसे मतलब चीज़ें हैं जो कभी और मौका मिलेगा तो मैं आपको शेयर करूंगा। मैं राजेश जी से भी इस पर ओपिनियन चाहूँगा कि सुधार जो है वो कितना अहम मानते हैं। देखिए, अलग अलग लेवल पे सरकार को इंटरवीन करने की ज़रूरत है। जैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मोस्टली जो मजिस्ट्रेट्स हैं या जो जजेस हैं, उनको इसके ऊपर ओरिएंटेशन बहुत कम है। दिल्ली में तो थोड़ा बहुत प्रयास किया गया है, दिल्ली जुडिशल एकेडमी ने काफ़ी इसमें काम किया है, एक्सक्यूज मी। और पुलिस को भी आपको ओरिएंटेड ट्रेन करने की ज़रूरत है। जैसे पुलिस अगर उसको मतलब सामने दिख रहा है कि ये यूज़र है मगर ये कार्टेल का पार्ट नहीं है, ये यूज़र है मगर किसी सिंडिकेट का पार्ट नहीं है, तो उसको 64A में क्यों नहीं डायरेक्टली उसको, और हम लोगों ने प्रयास किया है, ऑनरेबल हाईकोर्ट के साथ भी हम लोग इस पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि उसको डायरेक्टली पहली बार ही उसको 64A में दे के आप उसको ट्रीटमेंट सेंटर में भेजिए जी। और एक प्रोविज़न है NDPS एक्ट में, उसको कहते हैं कि ये सेंटर्स नोटिफाई होंगे। देखिए 1985 15 नवंबर को ये बन गया कानून, और आज लगभग कितना 40 साल हो गया जी। 40 साल में सेंटर्स आज तक नोटिफाई नहीं हुए हैं। तो अगर जजेस के सामने में एक बड़ी मतलब हमारे पास आते हैं, मगर वो चूंकि हमारा 1-to-1 रिलेशन है इसलिए वो हमारे पास रेफ़र होकर आ जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। मगर जब तक सरकार इसको नोटिफाई नहीं करेगी, हर स्टेट में जितने भी ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, जब तक उसको नोटिफाई नहीं किया जाएगा तब तक चीज़ें नहीं होगी। अब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अधिकतर स्टेट्स में जो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं वो भी बहुत कम है, कहीं 1 है कहीं 2 है, जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं। तो ये दोनों पे काम करने की ज़रूरत है कि जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है उसको अवेलेबल करने की ज़रूरत है। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NDPS कोर्ट दिल्ली में है, तो NDPS कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उनको इसके बारे में पता है, मगर वो शायद बैक ऑफ द माइंड में ये नहीं उन्होंने पूछते हैं वो 6 महीने के बाद। अगर वो ऑलरेडी बच्चा या आदमी 6 महीने तक प्रिजन में रह चुका, उसका तो नेचुरली डिटॉक्स हो गया, तो उसको रिहैब में भेजने की, तो ये 2 इंपॉर्टेंट है जहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, टाइमली उनका ओरिएंटेशन होना चाहिए, और सेंटर्स का नोटिफिकेशन होना चाहिए। यानी ट्रीटमेंट सेंटर्स को भी आप चाहते हैं कि वो अपनी असल तादाद के साथ सामने आए, और ताकि जहां पर उनको भेजा जा सके। मैं राजेश जी से भी समझना चाहूँगा कि कितना अब ये जो माना कि जो उसका इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी देखा जाए तो ये ख़तरा बढ़ जाता है, क्योंकि वो अनजाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर उनको भी कहीं केमिकल्स वगैरह कुछ इस तरह के इस्तेमाल वो कर लेते हैं तो उनकी भी जान का ख़तरा है, और बहुत सारे लोग इसके अंदर फिर मौत का शिकार भी हो जाते हैं। आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, थैंक यू। देखिए 2 तरह के ड्रग्स हैं, एक है नेचुरल ड्रग जिसको नार्कोटिक्स ड्रग कहते हैं, दूसरा है सिंथेटिक ड्रग। तो सिंथेटिक ड्रग में ओवरडोज बहुत कॉमन है, और मैं आप चूँकि इंडिया में वो डेटा नहीं है ओवरडोज का, पिछले साल मतलब 23-24 तक अमेरिका में लगभग 1 लाख लोग ओवरडोज से मर रहे थे। उस फेंटानिल वहाँ का मेजर प्रॉब्लम है, ये ओपिएट सिंथेटिक है। और हिंदुस्तान में अच्छी बात ये थी कि स्ट्रीट लेवल पे जो ड्रग था वो हाईली एडल्ट्रेटेड था, तो उसके ओवरडोज से कोई नहीं मर रहा था। अच्छा, वहाँ हाईली एडल्ट्रेशन जो था वो काम आ रहा था, नहीं वहाँ पे सिंथेटिक ड्रग था तो वो बॉडी उसको संभाल नहीं पा रहा था। और इन हिंदुस्तान में इनफैक्ट वहाँ के एक कांग्रेसमैन ने मुझे एक मेल भी भेजा
कि साहब इंडिया में फेंटानिल लोग क्यों नहीं यूज़ करते, यहाँ ओवरडोज से डेथ क्यों नहीं होता है। तो मैंने उनको पूरा एक रिसर्च करके बताया कि हमारे लिए स्ट्रेंथ है, मगर समस्या मतलब डोज ओवर हो ही नहीं पाती, चाहते डोज ओवर नहीं हो पाता है। होता है अगर वो सिंथेटिक ड्रग ले रहे हैं तो सिंथेटिक ड्रग में ये बहुत कॉमन है। दो चीज़ें समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि ये कानून से रिलेटेड है जी। एक है जिसको हम लोग कहते हैं डिमांड, दूसरा हम लोग कहते हैं सप्लाई। अगर डिमांड है तो सप्लाई आएगा, और दुनिया में सबसे अनफॉर्चुनेटली द बेस्ट एग्जांपल इज यूएसए। देखिए यूएसए का सिस्टम बहुत अच्छा है, उन्होंने जो बेस्ट हो सकता है, इंटेलिजेंस है, इन्फोर्समेंट है, पॉलिटिकल कमिटमेंट है, सब कुछ है, मगर वहाँ पे आम लोगों को ये जो ड्रग है सप्लाई हो रहा है, अवेलेबल हो रहा है। आप अगर वहाँ पे अगर आप गूगल करेंगे ड्रग प्रॉब्लम इन अमेरिका या होमलेस एंड ड्रग इन अमेरिका, तो आपको इतना भयावह वो वीडियोस मिलेंगे जो आप शायद नहीं देख पाएँ। तो डिमांड अगर है तो सप्लाई आएगा, और अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में बहुत लोग गरीब हैं, वो छोटे छोटे कंसिडरेशंस के लिए, छोटे छोटे पैसे के लिए, उनको नहीं मालूम इस पैकेट में क्या है, वो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए तैयार है। और ड्रग यूज़र तो हर हमेशा तैयार है, क्योंकि अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा। तो फोकस ये होना चाहिए एनडीपीएस एक्ट में, और ये दोनों की बात करता है, डिमांड की भी बात करता है, सप्लाई की भी बात करता है। तो डिमांड रिडक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। और देखिए 1971 में अमेरिका ने वॉर ऑन ड्रग, वहाँ पे रिचर्ड निक्सन हुआ करते थे प्रेसिडेंट, उन्होंने वॉर ऑन ड्रग 71 में शुरू किया, और आज हम 2026 में अमेरिका मतलब बहुत ही लाचार है। हिंदुस्तान को उससे सीखना चाहिए, हमें वो सीखना चाहिए कि हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है, हमारा जो फैमिली सिस्टम है, हमारा जो स्कूल सिस्टम में इंगेजमेंट इन्वॉल्वमेंट टीचर्स का है, पेरेंट्स का है, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और करना क्या है, बहुत सिंपल है, जो बच्चे नशा नहीं कर रहे हैं हमें उनको बचाना है, और 99% बच्चे नशा नहीं कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर रहे हैं। ये हमारा भी आंकड़ा SPYM का आंकड़ा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी आंकड़ा यही कहता है। तो डिमांड को घटाना है, उसमें स्ट्रेटजी 1 जो नशा नहीं कर रहा है वो नशा नहीं करे, स्ट्रेटजी 2 जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया है उसको आप वापस वो ग्रीन जोन में लेकर आए, नंबर 3 जिन्होंने शुरू किया है उनको वापस ट्रीटमेंट मिला है। यहाँ पे एक समस्या ये हो जाती है, स्टिग्मा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। माँ बाप छिपाते हैं, माँ बाप बताते नहीं हैं, और जब मसला एक लेवल के आगे चला जाता है। मैं आपको कल की बात बताता हूँ, हमारी संस्था में एक महिला आई, वो अर्ली 80s में होंगी या लेट 70s में होंगी, और उनका बच्चा जो था वो 52-53 का था। जब मैं बच्चा कहता, ये भी बहुत कम ही केसेस मिलते हैं इस तरह के बच्चा जब 52 या 50 साल का 52 साल का हो, और वो बच्चा अभी भी इलाज के लिए तैयार नहीं था, और माँ बहुत दुखी थी, रो रही थी, और उनके हस्बैंड एक मतलब नेवल में बहुत सीनियर पोजीशंस में थे, वहाँ से रिटायर किए। तो उस आदमी को मैंने कहा हम कितने किस्मत वाले हैं कि इस उम्र में जहाँ आपको अपनी माँ का केयर करना चाहिए, माँ का देखभाल करना चाहिए, माँ तुम्हारा देखभाल करती है। सो दैट इज़ आवर स्ट्रेंथ, दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंट्री। प्रिवेंशन में भी उनका रोल होना चाहिए, अर्ली जो इंटरवेंशन है उस पर रोल होना चाहिए, ट्रीटमेंट में। बट इन तीनों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम सब समाज के लोग स्टिग्मा को एड्रेस करें, और स्टिग्मा को अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो लोग खुलकर बाहर नहीं आएंगे। मैं एक और बात बताऊं बिफोर आप दुनिया में एकमात्र बीमारी है, नशे की बीमारी आप कह लें, एकमात्र बीमारी है जिसके लिए लोगों को जेल जाना पड़ता है। जेल जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बीमार है, WHO इसको बीमारी कहता है, DSM-4-5 जो अमेरिकन जो मैनुअल्स है वो कहता है, दुनिया भर के लोग कहते हैं ये बीमारी है। अगर बीमारी है तो उसका इलाज होना चाहिए, इलाज के लिए उसको जेल की जगह ट्रीटमेंट में जाना चाहिए। बहुत खूब, और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ख़ासतौर से तमाम पेरेंट्स के लिए। इस तरीके से आपने रोशनी डाली इस मुद्दे के ऊपर कि जो बच्चे अभी तक इसका शिकार नहीं हुए हैं या इसकी तरफ नहीं गए, उनको रोकना जो है ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद अगर कुछ इसका शिकार हो रहे हैं या इसकी आदत में पढ़ रहे हैं तो वो क्या कुछ करें, इस पर भी हम डॉक्टर राजेश जी से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उनके लिए भी रास्ते हैं वो कुछ कर सकते हैं। क्या नाम है आपका और क्या सवाल पूछना चाहती हैं? मेरा नाम ख्वाहिश है, और मेरा सवाल ये है कि जो यंगस्टर्स ड्रग डिपेंडेंस में हो जाते हैं तो हम उनको रिहैब भेजें या हम उनको जेल भेजें? अगर हम उन्हें जेल भेजेंगे तो उनका 10 साल ख़राब हो जाएंगे और उनका पूरा कैरियर ख़राब हो जाएगा। तो इस के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? ख्वाइश का सवाल बहुत अच्छा है, थैंक यू ख्वाइश फॉर दिस क्वेश्चन।
पिछला जो सर्वे था उस सर्वे में लगभग 2,40,00,000 लोग ओपिएट का मतलब है जो अफीम से जो प्रोडक्ट बनता है, स्मैक है, हीरोइन है, पैथेडिन है, मॉर्फिन है और भी बाई प्रोडक्ट्स हैं। तो जस्ट कैलकुलेशन के लिए, जस्ट मैं सिंप्लीफाई, चूँकि जो दर्शक हैं वो शायद कैलकुलेट नहीं कर पाए, मैं उनके लिए एक कैलकुलेशन दे रहा हूँ। अमूमन एक व्यक्ति आधा ग्राम के आसपास साल में पर डे यूज़ करता है एडल्ट्रेटेड स्मैक या हीरोइन या ओपिएट, जो भी आप कह लें। ये जो भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एवरेज में बता रहा हूँ, एवरेज कुछ क्वार्टर ग्राम करेगा, कुछ एक ग्राम करेगा। ठीक। और तो 2 करोड़ लोग, मतलब आप 40 लाख हटा दीजिए, 2 करोड़ लोगों को अगर आप आधे ग्राम से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 करोड़ ग्राम मिल गया। और 1 करोड़ ग्राम को अगर आप केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 ग्राम से अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो करीब 10,000 केजी मिल गया जी। 10,000 केजी एक दिन का है, उसको आप 365 से गुणा कीजिएगा तो करीब 40 लाख केजी इस देश में ओपिएट यूज हो रहा है भारत सरकार के आंकड़ा के हिसाब से। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे घटिया मैंने आपको कहा वो 2 करोड़ से नीचे का नहीं है। अब आप कैलकुलेट कीजिए, 40 लाख केजी, 2 करोड़। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, एक उसको हमने ना वो सारा डिस्काउंट करके 173 लाख करोड़ आप अंडरवर्ल्ड को पंप कर रहे हैं ड्रग में, एक ड्रग का जो ओपिएट्स है। यानी इस तरह अभी किसी की नजर भी नहीं जा रही थी। हाँ, नहीं, कि हम किस तरह से अंडरवर्ल्ड को कहीं ना कहीं इस साल का भारत सरकार का जो बजट है जी 26-27 का, मेरे ख्याल से वो 53 लाख करोड़ या 54 लाख करोड़ के आसपास का, 173 लाख करोड़ जी। मगर ये वो छोटी छोटी पुड़ियों में बटा हुआ है जी। तो जो किंग पिन है वो कौन है, कहाँ है, उसको लोग नहीं पकड़ रहे हैं। एक जो निरीह है, जो मतलब यंग बच्चे हैं, किसी के साथ उन्होंने गांजा किसी के कहने पे ले लिया, रेसिस्ट नहीं कर पाए, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, अगर वो पकड़ा गया उस दिन तो वो प्रिजन में जाएगा। जी, क्या नाम है आपका और क्या सवाल पूछना चाहती है? अगर हमारा कानून इतना मजबूत है, इतना स्ट्रॉन्ग है, तो ये ड्रग्स आ कहाँ से रहे हैं? वही सवाल जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसी से मुताल्लिक इन्होंने सवाल किया। बहुत ही देखा जाए तो गहराई से ऑब्जर्व कर रही थी इस प्रोग्राम को। जी राजेश जी, का बड़ा अहम सवाल आपने भी कहा कि इतनी लाख की मात्रा में और आते हैं। नहीं, पल्लवी का सवाल बहुत रेलेवेंट समझने का प्रयास कीजिएगा जी। हम लोग कहाँ कंट्रोल कर रहे हैं? हम लोग बॉर्डर्स पे कंट्रोल कर रहे हैं। अब ड्रोन से ड्रग आ रहा है, क्योंकि हम लोग पंजाब में काम कर रहे हैं, अलग अलग बॉर्डर्स पे काम कर रहे हैं, ड्रोन से ड्रग आ रहा है। अब ड्रोन कितना आप कंट्रोल कर सकते हैं, अभी जो गल्फ वॉर चल रहा है उसमें आप समझ सकते हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। 2 चीज़ें इस देश में पिछले 2-3 साल में हुआ है। एक है AI के थ्रू ड्रग के मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई किया जा रहा है, और फिर विक्रांत जी का कोई क्लाइंट होगा, बोलेगा कि साहब मैंने ये पर्टिकुलर ड्रग तो ड्रग था ही नहीं, ये तो मैंने केमिकल बेचा है, केमिकल यूज़ किया है जो नोटिफाइड नहीं है, क्योंकि AI ने उसको बदल दिया, और ये हम सब के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरा, अब मैं किसी कुरियर कंपनी का नाम नहीं लूँगा जो खाना सप्लाई कर रहे हैं, जो 10 मिनट में जो घरों पे आइटम सप्लाई कर रहे हैं, अब उसके थ्रू हो रहा है। पुलिस को भी पता है, सिस्टम को पता है। लंबी कहानी का छोटा सा एक कंक्लूजन ये है, डिमांड घटाइए, इन सब पे काम करना है, जरूर काम कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। कोर्ट अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी, सिस्टम अपना, मगर नया बच्चा नशा नहीं ले, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। भारत सरकार ने बहुत अच्छा एक मॉड्यूल हम लोगों ने डेवलप किया भारत सरकार के लिए, उसका नाम है नवचेतना। क्या हम साल में 1 घंटा एक बच्चे को वो लाइफ स्किल दे सकते हैं जिससे वो पीयर प्रेशर से बच सके, वो अपने आप को उन दोस्तों के दबाव से अपने आप को बचा सके? यही एकमात्र तरीका, और कोई तरीका नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ कि इतने लोग रिहैब में जाते हैं, लेकिन उसके बाद बाहर आते ही वो लोग रिलैप्स हो जाते हैं, तो इस रिलैप्स से बस प्रिवेंट होने का कोई तरीका है? और इतने लोग रिलैप्स क्यों हो रहे हैं? जी, बड़ा अहम सवाल है राजेश जी। अच्छा, मेरे लिए ओके। ये अक्सर हुआ है, हम लोगों ने देखा है इसको। देखिए, ट्रीटमेंट का 4 स्टेज होता है। पहला स्टेज होता है जिसको हम लोग कहते हैं मोटिवेशनल स्टेज। अधिकतर लोग जो ट्रीटमेंट में जाते हैं वो मोटिवेटेड नहीं होते हैं। दूसरा फेज होता है जिसको हम लोग डिटॉक्स कहते हैं। डिटॉक्स का मतलब है उसके अंदर जो परेशानी है, टूटन है,
पेन है, वो मेडिकल तरीके से। तीसरा उसका होता है रिहैबिलिटेशन, जो 2 से 4 महीना 5 महीना लगता है। और चौथा फेज़ होता है, उसको हम लोग कहते हैं रिकवरी सपोर्ट, कि जब वो इलाज करके बाहर निकला है तो क्या उसके लिए कोई मेंटर है। कभी अगर उसके दिमाग में कोई बात आई कि एक दिन हम ले लेते हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, तो वो क्या सपोर्ट सिस्टम है। जब तक ये चारों नहीं होगा, इलाज नहीं होगा। और इसमें सबसे खतरनाक वो चौथा पिलर जो आता है, जहाँ वो बाहर जाते के साथ ही उसको फिर उसके ग्रुप के लोग मिल जाते हैं, एकदम वो खड़े हैं कि आजा मेरे साथ। हाँ, पर ओपिनियन की कितनी अहम जिम्मेदारी हो जाती है एक घर की, परिवार की, समाज की। देखिए, जिम्मेवारी है, बट क्या हमने उन पेरेंट्स को बताया कैसा हो सकता है? क्या हमने उन पेरेंट्स को ट्रेन किया? मैं ये नहीं कहता हूँ कि फॉर्मल ओरिएंटेशन, ये जो प्रोग्राम है, इस ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जहाँ माँ बाप को पता हो कि अगर मेरा बच्चा अगर एक्सपेरिमेंट करने लग गया तो मैं किसके पास जाऊँ। आपको नहीं मालूम है आजकल के बच्चे माँ बाप को कितना परेशान करते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, इमोशनल अत्याचार करते हैं। तो मतलब ये स्टेट की भी जिम्मेवारी है कि जो लोग बच्चा पैदा करने जा रहे हैं या बच्चा जिनका हो गया है, चाहे तो स्कूल में पीटीए में उनको बताया जाए या कोई सिस्टम डेवलप किया जाए सोशल मीडिया के थ्रू। हम लोगों ने ऐसा कुछ किया है, मगर इसको लार्ज स्केल पे करना है कि जहाँ माँ बाप को पता चले कि अगर कुछ हो रहा है तो मैं किससे जाके सपोर्ट लूँ। बहुत खूब, ये बहुत ज़रूरी और बहुत अहम बात आपने कही, और मैं शुक्रगुजार हूँ आप दोनों का कि आपने इस अहम और संगीन मसले के ऊपर आज आपने रोशनी डाली।